प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी पेन का प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि आज हम एक नए अध्याय के साथ फिर उपस्थित हैं। और आज का अध्याय है व्यवस्था, परिवार और घर के संदर्भ में, गृह और परिवार के संदर्भ में व्यवस्था के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो व्यवस्था किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, है ना। व्यवस्था जानने से पहले, क्योंकि आप 9th क्लास के हो, तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि घर क्या है ना। गृह क्या है? गृह का मतलब घर होता है। आज हमको किसकी व्यवस्था पढ़नी? घर की व्यवस्था पढ़नी है, परिवार की व्यवस्था पढ़नी है कि घर परिवार में कैसे व्यवस्था की जाती है। तो घर यानी कि गृह, जो हम यहाँ पे गृह शब्द का प्रयोग करेंगे उसी का तात्पर्य आप घर से समझ सकते हैं। उसी को हम घर भी कहते हैं, गृह को ही घर भी कहते हैं। घर परिवार के व्यवस्था के विषय में आज हमें पढ़ना है। आपको पता है कि आपका और परिवारिक जनों का, सबका, सभी लोगों का अधिकतम समय अपने घर में व्यतीत होता है। हम कहीं भी चले जाएं, दिन में किसी भी काम के लिए, हम स्कूल जाएं या कोई ड्यूटी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन लौट करके वो घर ही आता है। तो हमारा अधिकतम समय घर पर बीतता है। इसलिए घर की व्यवस्था यानी कि घर में व्यवस्था अच्छी तरह की हो, जिससे कि घर में रहने वाले सदस्यों को सुविधा हो और सारे कार्य सुचारू रूप से चलाए जा सकें। तो आइए जाने कि प्रबंध या व्यवस्था किसे कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें घर के प्रबंध का अर्थ पढ़ना है, गृह प्रबंध का अर्थ पढ़ना है, परिभाषा जानेंगे, गृह प्रबंध का उद्देश्य जानेंगे, प्रकार जानेंगे, कैसे करते हैं, सिद्धांत, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला स्टेप शुरू करते हैं। तो पहले हम व्यवस्था समझें कि व्यवस्था किसे कहते हैं। आपको पता है कि व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध करना। प्रबंध करना यानी कि व्यवस्था करना मतलब प्रबंध करना। अब गृह प्रबंध किसे कहेंगे या गृह व्यवस्था, यानी कि घर में चीजों की व्यवस्था करना, है ना। जैसे गृह व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसे परिवार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित व क्रियान्वित किया जाता है। मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक घर का, परिवार का, लोगों का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो लघु मतलब छोटे समय के लिए डिसाइड किए गए लक्ष्य होते हैं, और एक दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। तो मतलब कम समय वाले लक्ष्य, जैसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का लक्ष्य है, गृहिणी है, खाना बनाना है, साफ सफाई करना है, ये उसका छोटा सा लक्ष्य होगा दैनिक। और उसका दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकता है कि वह अपने परिवार को निरंतर ऊंचाई प्रदान करना चाहती है, निरंतर उसका स्तर ऊंचा करना चाहती है। तो किसी भी परिवार का स्तर एक दिन में ऊंचा नहीं हो जाता। परिवार का स्तर ऊंचा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो धीरे धीरे एक सतत मेहनत का परिणाम होता है। तो लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। लक्ष्य एक तो कम समय वाला लक्ष्य, जो कि दैनिक लक्ष्य हो सकता है, और एक दीर्घकालिक लक्ष्य। तो व्यवस्था किसे कहेंगे? परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित और क्रियान्वित, मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं उसको, मतलब सही ढंग से लक्ष्य को बिना कठिनाई के प्राप्त किया जा सके, उसको कहते हैं व्यवस्था। व्यवस्था को और अच्छे से समझने के लिए हम जो है उसकी परिभाषाएं देख लेंगे। तो सबसे पहले J.M. डार्सी की परिभाषा लेते हैं। गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों, साधनों के प्रयोग हेतु आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन है। मतलब प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घर में जो साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों का प्रयोग करके आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, मतलब उसकी प्लानिंग करना, उसकी मतलब सोचना उसके बारे में, उसको कार्य रूप में करना और उसकी सफलता तक पहुंचना, ये है गृह प्रबंधन डार्सी के शब्दों में। उसके बाद क्रो तथा क्रो के अनुसार गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। मतलब गृह व्यवस्था क्या है कि घर में जो साधन उपलब्ध हैं उसको घर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयोग करने की एक प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था क्या है? परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जरिया है।
मतलब सही ढंग से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे। और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए परिवार में जो संसाधन उपलब्ध हैं, साधन उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य तक कुशलतापूर्वक पहुँचना ही व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, व्यवस्था या प्रबंध। घर व्यवस्था या प्रबंध केवल घर के संदर्भ में ही नहीं, हर जगह आपको एक व्यवस्था मिलेगी। हर एक जगह जैसे आप घर में व्यवस्था देख पा रहे हो, वैसे एक स्कूल में, बैंक में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर। आप सोचिए कि अगर रेलवे स्टेशन ना बनाए गए होते, रेल को वहाँ रुकने की व्यवस्था, यात्री वहाँ आएंगे, ट्रेन वहाँ रुकेगी और आप वहाँ से ट्रेन प्राप्त कर सकते। अगर ऐसा कुछ ना होता तो क्या बताओ, यात्री दौड़ते रहते ट्रेन के पीछे पीछे, रुकेगी रुकेगी, हम बैठ जाएंगे, कहीं भी रुकेगी बैठ जाएंगे। लेकिन उसकी एक निश्चित व्यवस्था कर दी गई कि स्टेशन बनाए गए कि स्टेशन पर रुकेगा, वहाँ आपको टिकट मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं जाना है, आप स्टेशन पहुँचिए, टिकट लीजिए और आगे बढ़िए। तो इसी तरह से स्कूल में है, आप स्कूल में आते हो, आपकी क्लासरूम डिसाइड होती है, प्रत्येक क्लास निर्धारित होता है कि इसमें कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, 12 बैठेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैग लेकर के आए, दौड़ रहे हो, सर जी मैडम जी आज हमें कहाँ बैठना है, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं तो सारा दिन ये बताने में ही निकल जाए कि कहाँ बैठना है, किसको कहाँ बैठना है। पता चला एक ही क्लास में दो बच्चों को, दो क्लास वालों को बता दिया गया एक रूम में, तो दो क्लास वाले गए, लड़ गए, तो पूरा दिन इसी में चला गया। या फिर जब आप बैठ गए, कहीं बैठ गए किसी तरह, उसके बाद पूछोगे कि जो है अब आज हमें कौन पढ़ाने आएगा, फिर कौन आएगा कौन आएगा। इसीलिए एक व्यवस्था होती है। स्कूल में भी आपको व्यवस्था दिखेगा, आपको पहले बता दिया जाए जिस क्लास में बैठना है। स्टार्टिंग में आपको पता होगा, अच्छा 9th क्लास है, आपकी बार हमको इस रूम में बैठना है। आप सुबह आओगे, आपकी पूरी हर चीज़ की व्यवस्था आपको मिलेगी। यहाँ साइकिल खड़ी करनी है, आपको इस रूम में बैठ जाना है। फिर आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीरियड कौन पढ़ाएगा ये आपको बता दिया जाता है, टाइम टेबल लिखवा दिया जाता है। आपको पता होता है कि अब इस पीरियड में ये आएंगे या ये विषय हमको पढ़ना है, उसी हिसाब से आप करते हो। तो यही व्यवस्था है ना। तभी तो आप शाम तक की, सुबह से लेकर के शाम तक भली प्रकार से पढ़ पाते हो और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके घर जाते हो। तभी लक्ष्य हम प्राप्त कर पाते हैं। पढ़ाई, क्या हमारा लक्ष्य होता है स्कूल में? पढ़ाई करना। तभी हम जब इतनी व्यवस्था करते हैं उसके बाद ही सुचारू रूप से पढ़ाई हो पाती है। उसी प्रकार से घर की भी व्यवस्था होती है। आइए जाने गृह व्यवस्था के पद या सोपान या स्टेप्स। कितने पद होते हैं तो आप भली बात परिचित हो। आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। आयोजन या नियंत्रण, आयोजन या नियोजन एक ही बात है, या प्लानिंग कह लें। इसके बाद नियंत्रण और मूल्यांकन, 3 स्टेप बताए गए हैं। तो आयोजन का मतलब क्या होता है? आयोजन या नियोजन, इसका मतलब होता है कि दिमाग में सोचना, किसी भी कार्य को करने के लिए दिमाग में सोचना। जैसे एक गृहिणी है, घर परिवार के संदर्भ में हमको व्यवस्था पढ़ना है तो इसलिए हम मैक्सिमम उदाहरण घर परिवार से लेंगे। जैसे एक गृहिणी है, गृहिणी को खाना बनाना है, ये उसको, उसकी प्लानिंग है। शाम को उसको खाने की प्लानिंग वो कर रही है कि आज शाम को खाना में मैं क्या बनाऊं। तो मान लीजिए उसने प्लानिंग कर ली कि आज मैं पनीर बनाती हूँ, ये प्लानिंग है। मतलब दिमाग में अपने सोच रही है कि आज उसको पनीर बनाना है, ये तो प्लानिंग हो गई। मतलब सोच लिया उसने कि उसने आज क्या करना है, पनीर बनाना है। पनीर बनाना है, सोच लिया, ये प्लानिंग है। मतलब मानसिक रूप रेखा तैयार करना, दिमाग में खाका तैयार करना, ये प्लानिंग है कि आज उसे पनीर बनाना है। फिर उसके बाद ये मतलब नियोजन हो गया। ये पूरा एक चैप्टर में हम समझेंगे। ये नियोजन हो गया यानी कि प्लानिंग या आयोजन कि पनीर बनाना है। पनीर बनाना है तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। सोचे हैं, लेटे हैं, सोच रहे हैं पनीर बनाएंगे, लेटे रह गए, 8 बज गया, दुकानें बंद, पनीर आई नहीं या दूध आया नहीं, तो पनीर कैसे बनेगा? कार्य किया नहीं आपने, सोचे रहे, सोचते रह गए लेटे लेटे और टाइम ओवर हो गया। फिर पनीर नहीं आई तो कैसे आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे? लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। क्या करना होगा? प्लान कर लिया, फिर आपको कार्य करना पड़ेगा। यानी कि आप उठे, देखे कि आपके पास दूध है, रूम घर में दूध है कि नहीं है। नहीं है तो पनीर मंगाना है कि दूध मंगा के पनीर फाड़ना है, उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य किया मतलब पनीर आपके पास। जब आप कार्य कर रहे हो वो भी नियंत्रित ढंग से, ऐसा नहीं कि केवल सोच लेने से काम हो जाता है। जब आप अपने आप को, अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए आप अपना कार्य नियंत्रित ढंग से करोगे, है ना, उठोगे, काम करोगे, कार्य रूप में परिणत करोगे, अपने सोच को व्यवहार रूप में लाओगे, तब जाकर के आपका लक्ष्य क्या था? पनीर बनाना। तब जाकर के आप अपने लक्ष्य को, जब यहाँ उठोगे, सोचोगे, उठ के पनीर की व्यवस्था करोगे, काम करोगे और बना लोगे, तब जाकर के आपका लक्ष्य पनीर बनाना, तब जाकर के पूर्ण होगा, है ना। तब लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद हम मूल्यांकन करते हैं कि अच्छा आज हमने सोचा था पनीर बनाने के लिए, हम उठे, हम ऐसे किया, हम सही टाइम पर पनीर बना के दे ले गए। तो मूल्यांकन कि आपने अपने कार्य को का मूल्यांकन किया है कि लेखा, मतलब वो कि कहाँ तक हम सफल रहे, कहाँ तक असफल रहे। अगर यही सोच करके लेटे रह जाते और मूल्यांकन करते तो क्या पाते? अरे सोचे तो बहुत अच्छा, लेकिन करबे नहीं किए,
तो करे नहीं तो हुआ नहीं, तो फिर मूल्यांकन क्या रहा, नकारात्मक। अरे नहीं नहीं, अगली बार हम सोचेंगे तो करेंगे। मूल्यांकन से रिजल्ट मिला कि अगर हम सोचेंगे बहुत, अगर हम उसको कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगे, नियंत्रित ढंग से कार्य नहीं करेंगे, तो हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगली समस्या मान लीजिए कभी आई तो आप निर्णय लोगे, नहीं पिछली बार हमने केवल सोचा था, काम नहीं किया था, तो निर्णय लोगे नहीं इस बार सोचेंगे तो काम भी करेंगे, तभी जा करके हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन का चक्र चलता रहता है। यदि हमने कोई प्लान किया पनीर बनाने का, नियंत्रित ढंग से हमने कार्य किया, हमारा लक्ष्य हमको मिल गया, हमने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन हमारा सकारात्मक आया, मतलब अच्छा रहा रिजल्ट हमारा, तो हम क्या करेंगे, जब अगली समस्या आएगी तो फिर हम निर्णय लेंगे कि हमें उसी प्रकार से अपना नियंत्रित ढंग से कार्य करना है, तभी हम जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। और हमें इस तरह में हमें बड़ा सहज हो गया था, हम आगे भी इसी तरह से काम करेंगे। तो लक्ष्य मूल्यांकन क्या करता है, वो आपको अगली बार अपने में अपनी कमियों को सुधारने के लिए और अच्छा करने के लिए मदद करता है। तो पहले हम सोचते हैं, फिर कार्य करते हैं, फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, फिर हम मूल्यांकन करते हैं, यानी कि हम लेखा जोखा रखते हैं कि कहाँ तक हमारा ये इस तरह का सोचना, कहाँ तक हम उसमें सफल रहे, कहाँ तक असफल रहे। तो फिर अगली समस्या जब आती है, फिर हम निर्णय लेते हैं कि हमें इसी प्रकार कार्य करना है या कैसे करना है। आप एक उदाहरण और ले सकते हो कि आप साल भर पढ़ते हो, आप प्लान करते हो कि अच्छे नंबर से पास होना है, यानी कि आपने आयोजना बनाई कि या योजना बनाई, आपने योजना बनाई मन में कि इस बार हम अच्छे नंबरों से पास होंगे, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप उठोगे, या प्रतियोगी कोई छात्रा है वो सोचेगी इस बार तो मैं पास करके रहूंगी परीक्षा अपनी, है ना। तो पास करके रहूंगी के लिए क्या करना होगा, कार्य करना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा, कार्य करेंगे, नियंत्रित ढंग से कार्य करेंगे, तब जाकर के लक्ष्य प्राप्त करेंगे, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में तब जाकर के पास हो पाएंगे, जब हम नियंत्रित ढंग से कार्य करेंगे। पास हो गए, लक्ष्य हमारा मिल गया, हमने अपना मूल्यांकन किया कि सोचा तो था, जैसा सोचा था वैसा कार्य किया और हमारा लक्ष्य हमें मिल गया, यानी कि मूल्यांकन हमारा सकारात्मक आया। हम और बड़ी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही रणनीति अपनी फिर बनाएंगे। अगली समस्या क्या होगी, जैसे हम मान लीजिए किसी ने टीजीटी पास किया, फिर उसका वो सोचता है हायर के लिए, सोचते उच्च शिक्षा में जाने के लिए, तो अगली समस्या उच्च शिक्षा, फिर निर्णय लेंगे ना उसी प्रकार हम मेहनत करेंगे, दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, फिर हम जाकर के लक्ष्य पा जाएंगे। तो ये हो गया आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन का। ये हमने उदाहरण भले इधर उधर से दी, पर हमको घर परिवार के संदर्भ में पढ़ना, और यही व्यवस्था हमारी हर जगह चलेगी। यही आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन व्यवस्था के तीनों स्टेप हमारे हर जगह, वो कहीं भी हो, किसी घर की व्यवस्था करनी हो, किसी शादी में आप पहुंचे, आपको कोई शादी करनी है, उसकी व्यवस्था करनी है, प्रबंध करना है, तो यही आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन चलेगा। कहीं स्कूल में प्रबंध करना है, आप प्रिंसिपल हो गए किसी स्कूल के, तो भी आप कोई भी स्टेप लोगे तो यही आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन की, मतलब पहले आपने खाका बनाया, दिमाग में सोचा कि हमको ऐसे ऐसे कार्य करना है, कार्य की रूपरेखा तय किया, मतलब आयोजना बनाई, फिर उसके बाद कार्य रूप में उसको लाए नियंत्रित ढंग से, फिर उसके बाद आपको लक्ष्य मिल जाएगा। आप लक्ष्य मिलने के बाद आप मूल्यांकन कर सकते हो कि कहाँ तक अपने कार्य में सफल रहे या असफल रहे। सफल रहे तो उसी आधार पर हम फिर अगली योजना बनाएंगे, असफल रहे तो सुधार करते हुए उसमें हम फिर योजना बनाएंगे, और जो हमारी असफलता का कारण रहा है उसको हम दूर करेंगे। फिर अगला आता है गृह व्यवस्था के उद्देश्य। गृह व्यवस्था के उद्देश्य, हर कार्य के कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। कोई कार्य हम क्यों करेंगे बिना उद्देश्य, निरुद्देश्य कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी तरह से घर की व्यवस्था यानी कि घर के प्रबंध का भी उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, पहला पॉइंट है गृह वातावरण को उत्तम बनाना, मतलब घर के वातावरण को उत्तम बनाना। जैसे सारा काम अगर व्यवस्थित ढंग से होता चल रहा है ना, तो घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। अगर कार्य भले प्रकार, समय से खाना नहीं बना, समय से कुछ हुआ नहीं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बच्चे को स्कूल जाना है, तो क्या होगा, घर का वातावरण खुद ब खुद खराब हो जाएगा। तो व्यवस्था, गृह व्यवस्था से घर का उत्तम वातावरण उत्तम बना रहता है, इस उद्देश्य से घर की व्यवस्था बनाई जाती है। दूसरा है सर्वांगीण विकास। क्या इसका दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना। जब व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जाएगा तो परिवार के सदस्यों का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक हर प्रकार से विकास होगा, जो कि सर्वांगीण विकास कहलाता है। हर प्रकार का विकास ही सर्वांगीण, मतलब सभी क्षेत्रों में विकास हो परिवार के सदस्यों का, वो कहलाता है सर्वांगीण विकास। तो इसका दूसरा उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना। तीसरा उद्देश्य पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यवस्था, मतलब जो घर की आय है, मतलब धन, जो हमारे घर आय, मतलब जो हमारे परिवार में पैसा जो आ रहा है कमा करके, जो पैसा आता है विभिन्न कार्यों के माध्यम से, उसको कहते हैं आय।
चाहे वो वेतन से आता हो, चाहे मजदूरी से आता हो, जिन पैसों से परिवार के सदस्यों की जरूरत पूरी होती है वो आय कहलाता है। तो पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय यानी कि सोच समझ कर व्यय करने के लिए भी घर की व्यवस्था बनाई जाती है। व्यवस्था बनी रहेगी मतलब हर एक चीज का प्रबंध है, क्या घटा है क्या बढ़ा है उसको सोचा समझा जाएगा, तभी जो है हम अपने धन को अच्छे प्रकार से यूज कर सकते हैं। बिना सोचे समझे व्यय करने से क्या होता है कि हमारी जरूरत की चीज रह जाती है और बिना जरूरत की चीज हो सकता है आ जाए और पैसे कम खर्च हो जाए, सारे पैसे खर्च हो जाए और कोई बहुत बड़ी जरूरत की चीज हमारी रह जाए। इसलिए सोच समझ करके व्यय करना इसका उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है कार्य कुशलता। गृह व्यवस्था का यह भी उद्देश्य है कि कार्य कुशलता कैसे, जब व्यवस्था बनी रहेगी तब कार्य करने में सहजता होती है ना, और कोई भी काम कम समय में किया जा सकता है। तो कार्य कुशलता मतलब कुशलता पूर्वक कोई भी कार्य संपन्न करने के उद्देश्य से भी गृह व्यवस्था बनाई जाती है। अगला है विश्राम तथा मनोरंजन। घर में अगर सब कुछ व्यवस्थित है तो आप जान लीजिए कि काम करना सरल हो जाएगा तो क्या होगा, समय भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। हर चीज व्यवस्थित ढंग से, कोई भी चीज इधर उधर नहीं। अव्यवस्थित घर में काम करने से समय भी खर्च होता है और मेहनत भी ज्यादा खर्च होती है, और कह सकते हैं धन भी। अगर अव्यवस्था है, कहीं कोई चीज आपके यहाँ रखा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हो, धूप नहीं दिखा रहे हो, तो पता चला उसी में सड़ गया, तो धन भी अपव्यय होगा। फिर मार्केट जाना है, फिर ले आना है, तो समय भी जाएगा, श्रम भी लगेगा। श्रम माने मेहनत होता है। तो क्या होता है कि व्यवस्थित घर में विश्राम यानी कि आराम करने का और मनोरंजन, जब आपने काम अपना कम समय में निपटा लिया तो आप उस समय में आराम कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, या कुछ और भी कर सकते हो, कुछ कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम कर सकते हो जो आपके मन को अच्छा लगे। तो इस उद्देश्य से भी घर की व्यवस्था बनाई जाती है कि जिससे कुछ आराम और मनोरंजन के लिए समय मिल सके। समाज सेवा, जब आप फ्री रहोगे, घर व्यवस्थित है तो कार्य सहजतापूर्ण हो जाएगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ समय बचेगा। जब फ्री रहोगे तो आप, क्योंकि मानव जो है परिवार से के बाद उसका समुदाय आता है, समुदाय के बाद समाज आता है, तो वो जब फ्री हुआ थोड़ी टाइम के लिए तो क्या करेगा, परिवार को समय देगा, समाज को समय देगा। तो समाज को समय देगा मतलब हो सकता है समाज सेवा हम करें या कुछ भी अच्छे कार्यों में अपना समय दें। तो कुल मिलाकर के गृह व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि घर के वातावरण को अच्छा बनाया जाए, घर के लोगों का सर्वांगीण विकास हो, कुछ समय बचे गृहिणी के लिए, वो जो है उसमें आराम कर सके और मनोरंजन के लिए अपने कुछ कार्य कर सके और समाज सेवा कर सके।